हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस रिवीजन टीचिंग न्यूज़ चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए, आज जैसे हम लोग की बात कर रहे थे हिस्ट्री के 7th क्लास के जो है ना MCQ सेशन के बारे में, जिसमें कि हम लोग 1 और 2 चैप्टर पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उसका पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई कर सकते हैं। और ये हम लोग आज जो लेकर आए हैं, यह चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत, और इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपको दिल्ली सल्तनत से जुड़े एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इस चैप्टर को आप लास्ट तक, अंत तक देखें, ये सेशन में मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। और क्वेश्चन समझ करके आपको जो है ना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो बने रहिए। हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है क्लास 7 का हिस्ट्री MCQ विथ एक्सप्लेनेशन, और चैप्टर है 3 और दिल्ली सल्तनत है, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। समय समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, आगे सबसे पहला हम लोगों का दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सवाल है। इसमें आपको दिया हुआ है, 12वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गई थी। 12वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गई थी। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इस कथन पर आपको विचार करना है। इसमें दिया हुआ, दिल्ली पहली बार चौहान राजपूत शासन के अधीन राजधानी रही। दिल्ली पहली बार चौहान राजवंश के अधीन राजधानी रही। क्या ये सही है? तो चौहान वंश की नहीं, यह तोमर वंश के अधीन राजधानी रही थी। इसके बाद देहलीवाल एक महत्वपूर्ण शहर था जहाँ अमीर व्यापारी रहते थे। तो देहलीवाल एक महत्वपूर्ण शहर था जहाँ पे, शहर नहीं मतलब देहलीवाल एक जो है ना एक सिक्के थे जहाँ पे अमीर व्यापारी रहते थे। कि शहर सिक्के आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो आंसर दिया गया है, इसमें आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों गलत हो जाएगी। तो इसको हम लोग जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन में इसको बेटर तरीके से देख लेते हैं क्या है। दिल्ली पहले तोमर राजपूत के अधीन रही है। यहाँ पे चौहान राजपूत नहीं बल्कि तोमर राजपूत के अधीन रही है, बिल्कुल सही। और एक राज्य की राजधानी बनी है जिन्हें अजमेर के चौहानों, जिसे चहमान भी कहा जाता है, यानी अजमेर के चौहान थे वो, जिन्हें चहमान भी कहा जाता है, तथा द्वारा 12वीं शताब्दी के मध्य में हराया गया था। तो दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी रही है, राजधानी बनी, और उसमें जो है ना अजमेर चौहानों, जिसे चहमान भी कहा जाता था, 12वीं शताब्दी के मध्य में हराया गया था। तोमरों और चौहानों के अधीन रहते हुए दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गई थी। तोमर और चौहानों के रहते हुए दिल्ली क्या बन गई थी? एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र। और कई अमीर जैन व्यापारी शहर में रहते थे। कई अमीर जैन व्यापारी कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। और उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने क्या कराया? मंदिरों का निर्माण कराया। और यहाँ जिन सिक्कों की ढलाई होती थी उन्हें देहलीवाल कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया, ये देहलीवाल एक महत्वपूर्ण शहर था, ये गलत है। इससे मतलब कि देहलीवाल में सिक्कों की ढलाई होती थी और इन सिक्कों का व्यापक चलन था। तो आपका जो है आंसर डी इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तवारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने सुल्तान के लिए भी इतिहास लिखा। तवारीख के जो लेखक हैं वो विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने सुल्तानों के लिए भी इतिहास लिखा। ये निम्नलिखित कथन पर विचार करने वाला क्वेश्चन है। तो तवारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति थे, स्वाभाविक है, जिन्होंने सुल्तानों के लिए इतिहास लिखा, और उन्होंने जो भाषा लिखी वह फारसी थी। तो आपको जो है इसमें से आंसर एक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से आपको एक सही हो जाएगा, यानी दूसरा जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अरबी भाषा नहीं बल्कि फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि शिलालेख और सिक्के और वास्तुकला, शिलालेख, सिक्के और वास्तुकला बहुत सारी जानकारियाँ, विशेष रूप से उन मूल्यवान इतिहास, तारीख एक वचन, तारीख मतलब एक वचन होता था, तवारीख बहुवचन होता था। मतलब कि आप सिंगुलर कह सकते हैं तारीख को, और तवारीख प्लुरल कह सकते हैं, प्रदान करते थे, जिसे फारसी में लिखा गया था। यह स्पेशली जो है ना एक मूल्यवान इतिहास थी, मतलब ये विशेष रूप से उन मूल्यवान इतिहास, तारीख और तवारीख प्रदान करते थे। ये जानकारियाँ थी जिसे फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? इसे फारसी भाषा में आपको लिखा गया था। और जो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक भाषा थी, दिल्ली सुल्ताना के अधीन कौन सी भाषा थी? प्रशासनिक भाषा थी तवारीख। इसके बाद तवारीख के लेखक विद्वान होते थे। जो तवारीख लिखते थे वो कौन कहलाते थे? विद्वान कहलाते थे, जिनमें सचिव, प्रशासक और कवि और दरबार शामिल थे।
है ना। इसमें सचिव प्रशासक का विवरण दरबार शामिल थे, जो घटनाओं का विवरण लिखने के साथ साथ न्याय संगत पर बल देते थे। न्याय संगत पर बल देते थे। शासकों को सलाह भी दिया करते थे। शासकों को वो क्या करते थे, सलाह भी दिया करते थे। तारीख के लेखक शहरों में दिल्ली में रहते थे। कहाँ रहते थे, तो दिल्ली में। तारीख के लेखक आपको शहरों में दिल्ली में देखने को मिलेगा। तारीख के लेखक आपको दिल्ली में रहते थे और शायद ही वे कभी गांव में रहा करते थे। मतलब तारीख जो है वो हमेशा शहरों में रहते थे, शायद ही गांव में कभी रहा करते थे। इनका काम स्पेशली शिलालेख, सिक्के और वास्तुकला की बहुत सारी जानकारियाँ, विशेष रूप से इतिहास वगैरह जानकारियाँ राजाओं को देने का काम होता था इनका। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, वे अक्सर बड़े बड़े इनाम की आशा में, ये देखिए, ये अक्सर क्या करते थे, बड़े बड़े इनाम की आशा में सुल्तानों मतलब राजाओं के इतिहास को लिखा करते थे। और इन लेखकों ने शासकों को क्या किया, जन्माधिकार और लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता पर सलाह दी जाती थी। मतलब कि जाति व्यवस्था के आधार पर एक आदर्श समाज बनाए रखने की व्यवस्था के बारे में राजा को सलाह दिया जाता था, ये विद्वानों द्वारा। इनके विचारों से हर कोई सहमत नहीं था, क्योंकि ये तवारीख के विचारों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या तवारीख के विचारों से हर कोई सहमत था? नहीं, क्योंकि बहुत सारे छोटे वर्ग के लोगों को यह नीचा दिखाते थे और अलग नज़रिए से देखते थे। राजाओं के प्रति जो राजाओं को ऐसी सलाह देते थे तो कि आदर्श समाज का स्थापना हो, और जातिवाद की विचारधारा ज़्यादातर थी उस समय में। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, जिसमें कि इसका आंसर आपको केवल एक हो जाएगा। तवारीख के लेखक विद्वान तो होते थे, लेकिन इन्होंने सुल्तानों के इतिहास लिखा करते थे, बिल्कुल सही है। और उन्होंने जो भाषा लिखी वो फारसी भाषा थी, ना कि अरबी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रज़िया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रज़िया सुल्तान के बारे में क्या है, रज़िया सुल्तान के बारे में विचार करें। इसके बारे में देखिए, वह अपने सभी भाइयों में अधिक सक्षम और योग्य थी। बिल्कुल सही, रज़िया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सक्षम और योग्य थी। उसे सिंहासन से हटा दिया गया था क्योंकि वह ईश्वर द्वारा बनाए गए आदर्श सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध सत्तासीन थी। मतलब बात तो दोनों सही है। अब वो ईश्वर द्वारा, मतलब इतिहास में अगर ऐसा देखा जाए तो ईश्वर द्वारा बनाए गए आदर्श सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध सत्ताधीन थी। कि उस समय में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी महिलाएं जो है कभी भी राजा नहीं बन सकती है। महिलाओं को उस तरीके से पुरुषों की तरफ चलने का अधिकार नहीं था उस टाइम में, जिसमें रज़िया सुल्तान हुआ करती थी। और ये रज़िया सुल्तान पहली महिला शासिका थी दिल्ली की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1237 ईस्वी में यह इल्तुतमिश की बेटी थी। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखेंगे। और रज़िया सुल्तान बनी। इस समय के इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज, जो कि उसके भाई थे, मानना है कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी। अपने सभी भाइयों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी, लेकिन उसके रानी के रूप में शासक होने से सहज नहीं माना गया। वो रानी थी, लेकिन हर लोग उसे सहज नहीं मानते थे। स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए उसके प्रयासों को लेकर उसके समय के अमीर खुश नहीं थे। उसके समय के जो अमीर थे वो सब खुश नहीं थे। और उसे 1240 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया गया। मिन्हाज उस सिराज, मतलब 1240 ईस्वी में उसे मार दिया गया। मिन्हाज उस सिराज का मानना था कि रानी का शासन ईश्वर द्वारा बनाई गई है उस आदर्श व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध थी। किसके विरुद्ध थी? सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीनस्थ माना गया। इसमें महिलाओं किसके अधीनस्थ? पुरुषों के अधीनस्थ माना गया। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं ये दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। चलिए चौथे नंबर में क्वेश्चन देख सकते हैं आप। दिल्ली शासकों के अधीन साम्राज्य विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण को लेकर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो दिल्ली सल्तनत का विचार गयासुद्दीन बलबन के नेतृत्व में शुरू हुआ। गलत है, गयासुद्दीन बलबन के नेतृत्व शुरू नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का विशाल साम्राज्य मजबूत किया। ठीक है, तो फिर इसमें से आपको दोनों कथन ही गलत हो जाएंगे। इसमें से आपको चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में दिल्ली पर सुल्तानों का नियंत्रण शायद ही कभी गढ़ों पर कब्जे वाली भारी दुर्रक्षकों से परे था। सुल्तानों ने शायद ही कभी शहरों के भीतरी इलाकों का कब्जा या नियंत्रित किया था, और इसलिए वे आपूर्ति को लेकर के व्यापार उपहार पर निर्भर, मतलब लूट पर निर्भर रहते थे। तो पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे वो शायद ही दिल्ली पर कभी कभार आक्रमण किए हैं या कब्जा किए होंगे, वो सिर्फ लूट करके चले जाते थे। अफगानिस्तान के मंगोल आक्रमणों और सूबेदारों द्वारा भी दिल्ली की सत्ता को चुनौती मिलती रही। यह सुल्तानों की कमजोरी के भी संकेत के आधार पर विद्रोह कर दिया और सल्तनत बड़ी मुश्किल से इन चुनौतियों से बच पाई। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान इसका सुदृढ़ीकरण हुआ, मतलब दिल्ली का सुदृढ़ीकरण हुआ।
गयासुद्दीन बलबन के कारण यानी उसके नेतृत्व में दिल्ली का सुदृढ़ीकरण हुआ। ठीक है, और आपको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने नेतृत्व में इसका विस्तार हुआ। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली सल्तनत के विशाल साम्राज्य का वजूद क्या? ये गलत है, क्योंकि जहाँ तक सुदृढ़ीकरण की बात हो या मजबूती की बात हो तो गयासुद्दीन बलबन के नेतृत्व में हुआ। इसके नेतृत्व में, गयासुद्दीन बलबन के नेतृत्व में। वहीं आपको बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में इसका विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में विस्तार हुआ, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित में पर विचार करें। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। क्या है इसका मस्जिद? यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये तो गलत हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया था। और यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी, बिल्कुल सही है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के मीनार का निर्माण 12वीं शताब्दी में के अंतिम दशक के दौरान किया गया था। यह दिल्ली सुल्तानों के द्वारा निर्मित शहर की पहली सामूहिक मस्जिद थी। ये दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित था, ये पहली सामूहिक मस्जिद थी। और इतिहास में दिल्ली एक कोना शहर का वर्णन मिलता है। दिल्ली एक कोना शहर का वर्णन मिलता है। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ दिया अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बनवाया नहीं था बल्कि विस्तार करवाया था। इसके मीनार का निर्माण दो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कराया। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में अगर बात किया जाए तो यह निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो इसे बनाया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाने का काम शुरू तो किया था, लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं बनाया था, उसको काम पूरा किया था इल्तुतमिश उसके मरने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली के सुल्तानों ने इस उपमहाद्वीप के सभी शहरों में कई मस्जिद का निर्माण करवाया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो किसी प्रार्थना स्थल को अरबी भाषा में मस्जिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद। प्रार्थना स्थल में अरबी भाषा में। और प्रार्थना के दौरान मुसलमान मक्का के सम्मुख होते हैं। किसके सम्मुख होते हैं? मक्का के सम्मुख होते हैं। इसे किबला कहा जाता है। क्या कहता है? किबला। तो यहाँ पे मस्जिदों ने उन स्थानों में एक सामुदायिक भावना पैदा करने में भी मदद पहुँचाई जिन्होंने एक विश्वास प्रणाली और एक आचार संहिता का साझा किया। ये बिल्कुल सही है। इसमें से उपयुक्त में से तीनों कथन आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे, है ना। कि किसी भी प्रार्थना स्थल को अरबी भाषा में मस्जिद कहा जाता है और प्रार्थना के दौरान प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति जो है मक्का के सम्मुख होकर के ही जो है नमाज़ पढ़ते हैं, जिसको किबला कहा जाता है। और मस्जिदों ने उन स्थानों में एक सामुदायिक भावना पैदा की। सही बात है कि मस्जिदों से एक सामूहिक एकता की भावना पैदा हुई, जिन्होंने एक विश्वास प्रणाली और एक आचार संहिता का साझा किया। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग देखें तो बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, इस्लाम की में प्रार्थना स्थल को अरबी भाषा में मस्जिद कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थल। ऐसा स्थल जहाँ मुसलमान अल्लाह के प्रति श्रद्धा को अभिव्यक्त करता है। जहाँ मुसलमान अल्लाह के प्रति किसी श्रद्धा को अभिव्यक्त करता है। किसी सामूहिक जामा मस्जिद में मुसलमान के एक साथ प्रार्थना को नमाज करते हैं। जब सभी मस्जिद में, बहुत सारे सामूहिक मस्जिद में, जहाँ मस्जिद जामी हो या जामा मस्जिद में एक साथ मुसलमान प्रार्थना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नमाज। वो नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और बात करेंगे हम लोग। तो सामूहिक के सदस्य प्रार्थना के अनुष्ठानों के लिए सबसे सम्मानित विद्वान पुरुष को अपना नेता इमाम चुनते हैं। मतलब अपने नेता को वो लोग जो नेता चुनते हैं, जो सामूहिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उन्हें इमाम कहा जाता है। और वह शुक्रवार को प्रार्थना करते हैं। मतलब शुक्रवार को आप देखते हैं खास करके जितने भी जहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल होते हैं जो शुक्रवार को बंद होते हैं, तो क्योंकि नमाज के कारण बहुत सारे स्कूल को बंद किया जाता है और शुक्रवार के दिन वो नमाज पढ़ते हैं। इसके शुक्रवार के दिन के दौरान धर्मोपदेश को क्या कहता है? धर्म जो उपदेश सुनाया जाता है उसे खुतबा कहते हैं, सुनाता है। प्रार्थना के दौरान मुसलमान मक्का के सम्मुख होते हुए, भारत में यह पश्चिम में है, भारत में यह किधर है? पश्चिम में। तो भारत से पश्चिम दिशा की और सम्मुख करके सभी लोग नमाज पढ़ते हैं। इसी को किबला कहा जाता है। क्या कहता है? किबला।
दिल्ली के सुल्तानों ने इस उपमहाद्वीप के सभी शहरों में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली के सुल्तानों ने इस उपमहाद्वीप के सभी शहरों में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। इसके माध्यम से उन्होंने इस्लाम और मुसलमान के रक्षक होने के अपने दावों का प्रदर्शन किया। मस्जिदों ने उन आस्थावानों में एक सामुदायिक भावना पैदा कर दी जिन्होंने एक विश्वास प्रणाली और एक आचार संहिता को साझा किया। इस समुदाय में इस विचार को सुदृढ़ करना आवश्यक था क्योंकि मुसलमान भाई विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है ना, या आपको उपयुक्त में से सभी कथन इसके सच हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन सक्षम गवर्नर और प्रशासक पर निर्भर था। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो दिल्ली जो सल्तनत था उसका प्रशासन सक्षम गवर्नर और प्रशासन पर निर्भर था। क्या सत्य कथन है, इसमें कुछ विचार करें इसके बारे में। इल्तुतमिश ने अपने विशेष दासों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर बंदगान के रूप में नियुक्त किया। बंदगान क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे। महत्वपूर्ण पदों पर दासों की नियुक्ति से पुराने और नए कुलीनों के बीच संघर्ष हुआ, के बीच संघर्ष हो गए, है ना। ये आपका उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। सही बात है कि इल्तुतमिश ने अपने विशेष दासों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर बंदगान के रूप में नियुक्त किया था और महत्वपूर्ण पदों पर दासों की नियुक्ति से पुराने और नए कुलीनों के बीच संघर्ष का मूल कारण बन गया। इसका एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग देखें तो दिल्ली सल्तनत जिस रूप में एक विस्तृत साम्राज्य बन गई थी उस रूप में उसके सुदृढ़ीकरण के लिए विश्वसनीय गवर्नरों और प्रशासकों की आवश्यकता थी। गवर्नरों के रूप में कुलीन वर्ग लोगों के और भूमि सुधारकों और नियुक्त करने के बजाय आरंभिक दिल्ली सुल्तानों विशेष रूप से इल्तुतमिश ने सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए अपने उन विशेष दासों का समर्थन किया जिन्हें फारसी में बंदगान कहा जाता है। मतलब अपने दासों को फारसी में क्या कहा जाता था, बंदगान। इल्तुतमिश के समय में बंदगान शब्द का प्रयोग किया गया था और ये दासों के लिए था और फारसी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता था। उन्हें साम्राज्य के कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर आसीन करने के लिए ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण दिया गया है। चूँकि वे अपने स्वामियों पर पूरी तरह से निर्भर थे इसलिए सुल्तान उन पर भरोसा और विश्वास कर सकता था। खिलजी और तुगलक बंदगानों का इस्तेमाल जारी रखा। खिलजी अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ये सब जो है ना बंदगानों का जो कार्य था उसे जारी रखा, है ना। और कुलीनों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया जो अक्सर उच्च राजनीतिक पदों की उनकी ज़रूरत थी। उन्हें सेनापति और गवर्नर नियुक्त किया गया। यद्यपि इससे राजनीतिक अस्थिरता के एक तत्व की भी शुरुआत हुई। दास और आसामी अपने स्वामी और संरक्षक के प्रति तो वफादार थे लेकिन उनके उत्तराधिकारी के प्रति उनकी यह वफादारी नहीं रहती थी क्योंकि नए मुसलमानों के अपने अपने सेवक होते थे। इसके परिणाम स्वरूप किसी नए सम्राट के सिंहासन रूढ़ होने से अक्सर पुराने और नए उच्च पदस्थ लोगों के बीच संघर्ष देखने को मिलता था। तो कहने का मतलब कि जो बंदगान वाली जो बातें, जो दासों के प्रति जो बंदगान था, जो एक पद होता था, उन्होंने जो है इल्तुतमिश ने इस चीज़ को शुरू करवाया था। किसने शुरू कराया था? इल्तुतमिश ने। और आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक ने भी इसे जारी रखा। फिरोज शाह तुगलक ने भी जारी रखा इस बंदगानों का क्रम। और कुलीनों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया था जो अक्सर उच्च राजनीतिक पदों की उनकी ज़रूरत थी और उन्हें सेनापति और गवर्नर नियुक्त किया गया था। यद्यपि उसे राजनीतिक अस्थिरता के एक तत्व की भी शुरुआत हुई। दास और आसामी अपने स्वामी और संरक्षक के प्रति वफादार तो थे लेकिन उनके उत्तराधिकारी के प्रति उनकी यह वफादारी नहीं रहती थी। ठीक ना, मतलब कि एक तरीके से यह नहीं था कि जैसे कि किसी को भी दास बना दिया गया तो उसका जो है बेटा भी वो दास कहलाएगा या उसका उत्तराधिकारी होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, है ना। वो उसको अपना पद छोड़ना पड़ता था क्योंकि नए मुसलमानों के अपने अपने सेवक होते थे। इसके परिणाम स्वरूप किसी नए सम्राट के सिंहासन रूढ़ होने से अक्सर पुराने और नए उच्च पदस्थ लोगों के बीच संघर्ष देखने को मिलता था। तो पुराने और नए मुसलमानों के बीच अक्सर संघर्ष देखने को मिलता था। तो यह व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय में थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी आई। चलिए, दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रणाली के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है और इस पर विचार करना। इक्ता जो है इक्तादार का कार्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ताओं से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए था। ये बिल्कुल सही है ना। पहला वाला आप कह सकते हैं बिल्कुल ये करेक्ट है हमारा।
जबकि दिल्ली सल्तनत के दौरान इक़्तिदारों का पद वंशानुगत था, तो ये गलत है, वंशानुगत पद नहीं था, बल्कि उसको हटा दिया जाता था। इससे पहले हम लोग पढ़े उसका उत्तराधिकारी वो नहीं होता था। चलिए इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें हम लोग। पहले के सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक सुल्तानों ने अलग अलग प्रकार की भूमि क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में सैन्य प्रमुखों को नियुक्त किया था, और इन भूमि क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था, और उनके धारकों को इक्तादार, यानी कि इन भूमि क्षेत्रों को किसी क्या कहा जाता था, जो जमींदार होते थे, जो भूमि क्षेत्र को होते थे उसे इक्ता कहा जाता था, और इनके धारक को इक्तादार कहा जाता था। भूमि क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था। और मतलब कि आप कह सकते हैं जितने भी भूमि क्षेत्र होते हैं जहाँ पे किसान काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, वो भूमि को इक्ता कहा जाता था, और उनके धारक जो उनके ज़मींदार उन्हें इक्तादार कहा जाता था। मुक्तियों का कार्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना था, जो इसमें मुक्ति भी था, इक्ताधारक या मुक्ति कहा जाता था। इक्ताधारक बोले या मुक्ति तो दोनों एक ही बात है। तो मुक्तियों का काम क्या था, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने अपने इक्ताओं में कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। अपनी सैन्य सेवाओं के बदले मुक्ति वेतन के रूप में अपने सौंपे गए क्षेत्र से राजस्व एकत्र करता था, और अपने सैनिकों को भी उन्हीं राजस्व से भुगतान किया करते थे। तो ये क्या करते थे, अपने अपने क्षेत्र में मुक्ति जो है क्या राजस्व एकत्र करते थे और अपने सैनिकों का भी भुगतान करते थे उन्हीं से। मुक्तियों पर नियंत्रण उस स्थिति में प्रभावी होता था यदि उनके पद वंशानुगत नहीं होते थे, और यदि उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए कोई दूसरा इक्ता सौंपा जाता था और लगातार उन्हें स्थानांतरित किया जाता था। मतलब कि जो इक्तादार होते थे ना, यह भी एक तरीके से बढ़ चढ़ करके अपना दबदबा ना बना ले, इसलिए इनको समय समय पर बदला जाता था, और यह पद इसका वंशानुगत नहीं होते थे कि उन्हीं का वंश हमेशा इस पद पर रहेगा। तो ये बदलता रहता था, और उन्हें एक जगह इक्ता वसूलने के लिए भी नहीं दिया जाता था, उसके समय समय पर उसे बदला जाता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान सेवा की इन कठोर शर्तों को कठोरता से लागू किया गया, और इन मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की जांच पड़ताल के लिए राज्य द्वारा लेखाकार नियुक्त किया जाते थे। मतलब इसकी जांच पड़ताल के लिए लेखाकार नियुक्त किए जाते थे। सोचिए कि उस समय में मध्यकाल में भी ऐसी सिस्टम थी, हर चीज़ की जांच पड़ताल के लिए लेखाकार होते हैं। अभी भी अकाउंटेंट होते हैं हमारे, जो बहुत सारे जो है ना सरकार की काम का ब्यौरा वगैरह ये सब चेक करते हैं सारी चीज़। मतलब सरकार में जो भी पद है, जो भी मंत्री जो भी विभाग में है, तो उन सब का लेखा जोखा रखने का काम जो होता है वो अकाउंटेंट जो लेखाकार होते हैं। अभी भी लेखाकार महानियंत्रक एवं परीक्षक लेखाकार जो होता है वो हम लोगों की सरकार में गठित की जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मुक्ति केवल राज्य द्वारा निर्धारित करों को ही एकत्र करें और सैनिकों की आवश्यक संख्या को बनाए रखें। ना तो सैनिक वो बढ़ा सकते थे और राज्य द्वारा ही नियंत्रित कर को वो उसे लेना, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर के सवाल पर हम लोग आते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा केवल एक, क्या हो जाएगा, केवल एक। 9 नंबर के सवाल में देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में राज्य ने भू राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह को अपने नियंत्रण में ले लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भू राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह को अपने नियंत्रण में लिया कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने, तो देख सकते हैं, करों को स्थानीय सरदारों द्वारा वसूले जाने का अधिकार रद्द कर दिया गया और उन्हें भी करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। करों को स्थानीय सरदारों द्वारा वसूले जाने का अधिकार क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। ये रद्द कर दिया गया और करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें भी करों का, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी समय में तो और ज़्यादा ये मामला टाइट हो गया। इसमें जो है आपको उन्हें भी करों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। खराज सल्तनत काल में संग्रहित कर था, ये गलत है। खराज सल्तनत काल में कर नहीं था, वहाँ पे तो कर इतना हुआ करता था, खराज कहाँ। तो इसमें केवल एक आपके सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं क्या है, दिल्ली के सुल्तानों ने जैसे ही अपने, थोड़ा सा ब्लर है कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं इसमें अच्छे से, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दिल्ली के सुल्तानों ने जैसे ही अपने नियंत्रण में शहरों के आंतरिक क्षेत्रों को ले लिया, उन्हें भूमि भूस्वामित्व जैसे जुड़े सरदारों, सामंतों, अभिजातों और अमीर जमींदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। तो जो भी हैं जो है ना वहाँ पर आधिपत्य स्वीकार करने के लिए सबको मजबूर कर दिया, अमीर जमींदार को, ये सबको। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन राज्य ने भू राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह को अपने नियंत्रण में ले लिया। करों को वसूलने के स्थानीय सरदारों के अधिकार को रद्द कर दिए और उन्हें भी करों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने भूमि की पैमाइश कराई। सुल्तान के प्रशासकों ने क्या की, भूमि की पैमाइश करवाई और
सावधानीपूर्वक उसका हिसाब किताब रखा गया। कुछ पुराने सरदारों और जमींदारों ने सल्तनत के लिए राजस्व संग्रहकर्ता और मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य किया। यही देखिए तो यहाँ पे 3 प्रकार के कर थे। खेती पर लगने वाले कर को हम लोग खराज कर कहते हैं। यहाँ पे जो खेती पे लगता था दिल्ली सल्तनत काल में, खेती पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? खराज कर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, उससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और किसानों की उपज का 50% तक होता था ये खराज, मतलब खराज ऐसा कर होता था जो किसानी की उपज का 50% होता था। पशुओं पर लगने वाला कर और घरों पर लगने वाला कर, ये 3 प्रकार के कर हुआ करते थे उस समय। जो खेती पर लगता था, पशुओं पर लगता था और घरों पर लगने वाला कर होता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका केवल एक सही हो जाएगा। खराज सल्तनत काल में संग्रहित कर नहीं था बल्कि खेती पर लगने वाला कर था जो किसानों का 50% उसकी उपज का लिया जाता था। 10 नंबर में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत पर मंगलों के हमले अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान और मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में बढ़ गए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली सल्तनत में पर मंगलों के हमले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में बढ़ गए। तो इसको विचार करना आपको। देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने मंगलों के हमलों का मुकाबला के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। स्वाभाविक है ये दोनों जो उस समय मुगलों का मतलब मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था, तो इसलिए इन दोनों ने एक बड़ी सेना खड़ी की थी। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के वेतन का भुगतान नगद में करना शुरू कर दिया। तो किसने अपना सैनिकों का वेतन का भुगतान नगद में करना शुरू कर दिया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को इक्ता के रूप में भुगतान किया। किस रूप में? इक्ता के रूप में भुगतान किया था। किसने? इक्ता के रूप में भुगतान करने वाला अपने सैनिकों को जो पैसा होता था वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। तो इस टाइप से आपको इसका दोनों सही हो जाएंगे। इसको एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लें अगर। तो दिल्ली सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत का काल आपको पता होना चाहिए। 1299 से 1300 ईस्वी और 1302 से 1303 में 2 बार हमले किए गए उस काल में। 1299 से 1300 ईस्वी और 1302 से 1303 में 2 बार हमले किए गए। रक्षात्मक उपाय के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला किया गया था। मंगोल सेना को हरा दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक बड़ी अस्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन ने अपने देख सकते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों का वेतन भुगतान इक्ता के बजाय नगद में करना शुरू कर दिया, है ना। तो आपको पूछा जाएगा तो ये मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने एक सेना खड़ी की थी इसके लिए रक्षात्मक उपाय के लिए। सैनिक दिल्ली के व्यापारियों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। इस बात का डर था कि व्यापारी कहीं अपनी कीमतें बढ़ा ना दें, और इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली की माल कीमतों को नियंत्रित किया था। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों हो जाएंगे। दोनों अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। लगभग थोड़ी समानताएं आपको मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 11वां नंबर के सवाल में। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। बस जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखें। चलिए इसमें 11वें नंबर के सवाल में बस कुछ ही क्वेश्चन हैं। अब सल्तनत काल के दौरान उपयोग की गई सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई थी। सांकेतिक मुद्रा सोने और चांदी के बने थे। ये तो सोने और चांदी के बने थे, ये तो बात आपकी गलत हो जाएगी, है ना। जबकि सांकेतिक मुद्रा सोने चांदी की नहीं बनी थी, ये गलत हो जाएगी। और ये केवल एक सही है, सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में खास बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही अच्छे राजा, मतलब सबसे पढ़े लिखे राजाओं में से एक थे। सबसे पढ़े लिखे राजाओं में से एक थे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत इसलिए की क्योंकि उस समय चांदी की कमी थी। किसकी कमी थी? चांदी की कमी थी, इसलिए उसने तांबे के सिक्के जारी करने का फैसला लिया। अब देखिए कि वो सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के जारी करने का फैसला लिया। चांदी की कमी थी जिसका मूल्य चांदी के सोने के सिक्कों के समान होता था। चूँकि सोना और चांदी अधिक मूल्यवान थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? तांबे के सिक्के जारी किए। सभी लोगों ने सांकेतिक सिक्कों को अवैध ढलाई शुरू कर दी। तो एक चीज़ हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमेशा जो है ना लोग, मतलब जो भी है उनका जो है इनका जो शासन रहा, इनका शासन को कह सकते हैं असफल शासन रहा दिल्ली सल्तनत में, सबसे ज़्यादा असफल शासन। और इसे कितने लोगों ने पागल राजाओं के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सबसे पढ़े लिखे और सबसे
समृद्ध व्यक्ति थे और सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति भी कह सकते हैं। लेकिन उस समय में इसको ये जो भी काम करते थे इसका काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन्होंने देखिए कि सिक्कों की ढलाई शुरू की, सिक्कों का जो सांकेतिक मुद्रा तांबे में, और लोगों ने उसकी ढलाई शुरू कर दी। मतलब सिक्के जो जारी किए लोगों ने उसकी ढलाई शुरू कर दी, क्योंकि जो सस्ता होता था वो तो आसानी से मिल जाएगा और लोग उसकी ढलाई करना शुरू कर देंगे। आगे देख सकते हैं, इस प्रकार सरकार अंततः सांकेतिक सिक्कों को वापस ले लिया। क्या क्या सांकेतिक सिक्कों को से वापस लेना पड़ा। इसके बदले में लोगों को चांदी के सिक्के दिए और इस तरह से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। देखिए कि इस सिक्कों से भारी वित्तीय नुकसान हुआ। लेकिन बड़ी बात यह थी कि कीमतों को नियंत्रित करने के बजाय उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया, जो कुछ हद तक वर्तमान समय की कागज़ वाली मुद्रा के समान ही थी। वर्तमान समय में कागज़ वाली मुद्रा के समान ही थी सिक्कों की मुद्रा, लेकिन यह सोने और चांदी से नहीं बल्कि सस्ती धातुओं से बना था, इसलिए लोगों ने इसकी ढलाई शुरू कर दी। अब बात करें तो 14वीं शताब्दी के लोगों को इन सिक्कों पर भरोसा नहीं था, तो वे बहुत चालाक थे और उन्होंने अपने सोने और चांदी के सिक्कों को बचाए रखा और सभी करों को इस सांकेतिक मुद्रा के राज का भुगतान किया और सस्ती मुद्रा भी आसानी से नकल की जा सकती थी। मतलब सभी लोग अपने सोने चांदी की मुद्रा क्या करते थे, बचा के रख लेते थे। तो इनके काल में बहुत सारे कार्य तो हुए, लेकिन कार्य सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, है ना। जब इसकी मृत्यु हुई थी तो बहुत सारे लेखकों ने कहा कि अंततः जो है प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, है ना। इन्हीं के मरने पर यह कथन कहा गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अनुसरण किए गए प्रशासनिक उपायों पर विचार करें। अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों एक ही प्रशासनिक उपाय में सफल रहे। यह गलत है, एक ही प्रशासनिक उपाय में सफल रहे, ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक तो असफल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गंगा यमुना क्षेत्र में करों को बढ़ाए जाने के प्रशासनिक उपायों और अकाल बढ़ने के कारण व्यापक विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गंगा यमुना क्षेत्र में करों को बढ़ाए जाने से, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के करों को बढ़ाए जाने से, ना कि अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का तो बहुत ज़्यादा सफल रहा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन। इन दोनों में तो कोई सही नहीं है इसका। अलाउद्दीन के प्रशासनिक उपाय पर्याप्त रूप से सफल थे और इतिहासकारों ने इसे सस्ते दामों और बाजार में वस्तुओं की कुशल आपूर्ति के लिए उसने शासन की प्रशंसा भी की थी, है ना। कुशल शासन की प्रशंसा भी की थी और उसने मंगोल आक्रमणों के खतरे को सफलतापूर्वक सामना भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो यह प्रशासनिक उपाय में बहुत असफल थे। कश्मीर का उसका अभियान एक आपदा था, कश्मीर का अभियान। इसके बाद उसने ट्रांसऑक्सिनिया पर आक्रमण करने की अपनी योजना को छोड़ दिया। तो कश्मीर में जब एक आपदा आई तो वो ऑक्सिनिया पर आक्रमण करने का प्रस्ताव को छोड़ दिया, जहाँ गया वो आक्रमण करने के लिए, और वहाँ पे उसे मतलब वापस लौटना पड़ा। इसी बीच और उसने अपनी बड़ी सेना को क्या किया, भंग कर दिया था। बड़ी सेना क्या किया, भंग कर दिया। इसी बीच उसे प्रशासनिक उपायों ने अनेक जटिलताएं भी उत्पन्न की। लोगों का दौलताबाद में स्थानांतरण, उससे नाराज़गी थी। गंगा यमुना क्षेत्र में करों के बढ़ाए जाने और अकाल से स्थिति को बिगड़ने के व्यापक विद्रोह हुआ। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऐसा विद्रोह हुआ था। इसी समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में व्यापक विद्रोह हुआ था, है ना। अंततः सांकेतिक मुद्रा को वापस लेना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये गंगा यमुना दोआब वाली भूमि से कर एकत्र किया। किसानों से लिया जाने वाला कर उनकी उपज का 50% निर्धारित किया था। यहाँ उसके शासनकाल के दौरान कोई विद्रोह नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल के दौरान कोई विद्रोह नहीं हुए। तो पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, फिर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आया। तो इस तरीके से यह जो है आपको टोटल 12 क्वेश्चन थे जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थे और एक्सप्लेनेशन के साथ था, है ना। तो आपका यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है, यह चैप्टर दिल्ली सल्तनत का, ठीक ना। तो अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।